हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में, जिसके अंदर हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था कि जो गैस्ट्रुलेशन यानी कि जो गैस्ट्रुला अवस्था है उसके अंदर जो तीनों जननिक स्तर बनते हैं, जैसे कि एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तो इन तीनों जननिक स्तरों से आगे चल करके जो विकासशील भ्रूण हैं उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाओं का या कौन कौन से अंगों का निर्माण होगा, इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो हमने हमारा इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसके अंदर किया था। आज अपने बात करते हैं मानव के अंदर भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है जब इसका माता के गर्भाशय के अंदर विकास होता है गर्भावधि के दौरान, जो लगभग 280 दिन का टाइम पीरियड होता है, तो उस दौरान उसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, यानी कि किस किस समयावधि के अंदर किन किन संरचनाओं का विकास होता है, इनको काफ़ी संक्षेप के अंदर जो है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज अपने बात करते हैं मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश, यानी कि जब गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो किस किस समयावधि के ऊपर किन किन संरचनाओं का विकास होता है, इनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सप्ताह है, यानी कि जो गर्भाधारण के बाद गर्भावधि का जो पहला सप्ताह होता है, फर्स्ट वीक होता है, उस दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। कि लगभग 24 से 30 आवर्स, यानी कि जब ओव्यूलेशन की क्रिया हो जाती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है और ये जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, तो इसके अगर लगभग 24 से 30 घंटे तक इसके पास स्पर्म यानी कि शुक्राणु पहुंच जाता है, तो फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया हो जाती है और फिर इसके बाद आगे का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और अगर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती तो फिर ये जो एग है वो नष्ट हो जाएगा और सारी प्रोसेस जो है फिर नए सिरे से आगे से स्टार्ट होगी। तो चलते हैं प्रथम सप्ताह के अंदर कि लगभग 24 से लेकर के 30 घंटे तक का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और ये युग्मनज जो है वो लगभग 2 दिन के समय बाद यानी कि 48 घंटे के टाइम पीरियड पर इसके अंदर फर्स्ट जो है वो क्लीवेज यानी कि विदलन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये जाइगोट जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, अब ये एक 2 कोशिकीय संरचना यानी कि 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फिर इसके अंदर आगे क्लीवेज और होते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स यानी कि ब्लास्टोमियर, जिसे अपने कोरक खंड भी कहते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इसका जो फाइनल आकार यानी कि जो इसका साइज है उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो उतना ही बना हुआ रहता है। केवल और केवल क्लीवेज के कारण जो है वो इसके अंदर यानी कि विदलन के कारण जो है वो इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर यानी कि कोरक खंडों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है। और जब जैसे जैसे ये क्लीवेज होते जाते हैं, विदलन होते जाते हैं, वैसे वैसे इनके अंदर ये कोरक खंड जो है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि जाइगोट जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी, फिर जाइगोट से डबल सेल स्ट्रक्चर बनी, फिर इससे 3 कोशिकीय संरचना, फिर इससे आगे जैसे जैसे क्लीवेज होते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो नंबर ऑफ सेल्स या ब्लास्टोमियर जो है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे दिन की, जो लगभग 72 आवर्स के बाद आती है, ठीक है, तो इस दौरान अब जो है वो इस एम्ब्रियो या भ्रूण के अंदर लगभग 16 कोरक खंड जो है वो बन चुके होते हैं और जिसके चारों ओर एक आवरण भी प्रेजेंट होता है, जिसे अपने जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और इस अवस्था को अब एक नाम दिया जाता है और वो नाम आता है क्या, मोरूला, जिसके बारे में हमने इससे जो प्रीवियस हमारे वीडियो थे उनके अंदर भी डिस्कशन किया था। तो हमने देखा 24 से लेकर के 30 घंटों के दौरान फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है।
लगभग 48 घंटे के बाद इसमें क्लीवेज होता है और 2 सेल स्टेज की फॉर्मेशन हो जाती है और लगभग 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स या तीसरे दिन जो है वो ये जो है जाइगोट या हम कहें एम्ब्रियो वो अपनी मोरुला स्टेज के अंदर आ जाता है। इसके बाद इस मोरुला अवस्था के अंदर जो है वो आगे जो यूट्रस जो फ्लूइड है उसके जमा होने के कारण चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ एक इनर सेल मास बन जाता है और बीच में एक बड़े आकार की केविटी बन जाती है जिसे अपने ब्लास्टोसील बोलते हैं और इस पूरी अवस्था को नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट, जिसका निर्माण लगभग चौथे दिन होता है। तो हमने देखा 24 से 30 घंटों के दौरान क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा क्या बना, जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर फिर आगे क्या हुआ, 48 घंटे के बाद विदलन की क्रिया स्टार्ट हो गई और ये द्विकोशिकीय अवस्था में आ गया। लगभग तीसरे दिन यानी कि हम कहें 72 घंटे के बाद ये मोरुला अवस्था में आ जाता है और लगभग चौथे दिन जो है ये अपनी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आ जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब जिसके चारों ओर ट्रोफोब्लास्ट हो यानी कि पोषकोरक, अंदर की तरफ एक किनारे की और इनर सेल मास यानी कि आंतरिक कोशिका समूह है और साथ में एक बड़े आकार की ब्लास्टोसील यानी कि एक केविटी प्रेजेंट हो, एक गुहा उपस्थित हो। तो ये चौथे दिन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अब ये कहां पर आ जाएगी, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस यानी कि गर्भाशय के अंदर आ जाएगी। और गर्भाशय में आने के बाद लगभग 7वें से 8वें दिन जो है इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा यानी कि रोपण हो जाएगा, यानी कि ये गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर अंतःस्थापित हो जाएगा। तो ये था पहले सप्ताह के अंदर होने वाला घटनाक्रम। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह की, सेकंड वीक की, तो सेकंड वीक के अंदर हम देखते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट जो कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर अंतःस्थापित हुई थी, तो अब दूसरे सप्ताह के अंदर क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेगी और ये एंडोमेट्रियम जो है वो इसको ऊपर से इस तरह से घेर लेगी। जैसे कि ये अपने बात करें यूट्रस की और ये इसके अंदर आ गया ब्लास्टोसिस्ट, तो ये इस गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है वो इसको चारों ओर से इस तरह से पूरा कवर कर लेगा, अंतःस्थापित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने देखा था कि इसको अंतराली रोपण या इंसेशियल जो इम्प्लांटेशन है वो कहा जाता है। तो दूसरे सप्ताह के अंदर क्या होगा कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम इनके गर्भाशय का जो सबसे आंतरिक स्तर है उसके अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेगा और इसी के साथ अब इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डिस्क यानी कि भ्रूणीय बिंब और बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 14वें दिन जो है वो एक प्रिमिटिव स्ट्रीक यानी कि आदि रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो ये सारी क्रियाएं कौन सी समयावधि के दौरान होंगी, दूसरे सप्ताह में, जिसके अंदर हमने देखा कि एक तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कंप्लीटली एंडोमेट्रियम के अंदर अंतःस्थापित हो जाएगी, दूसरा एम्ब्रियोनिक डिस्क और एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 14वें दिन जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड से लेकर के 6th वीक की जो गर्भावधि है उस दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में, यानी कि तीसरे से लेकर के 6ठे सप्ताह के दौरान किन किन चीज़ों का विकास होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इस दौरान जो है वो एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस यानी कि एंडोड्रम और मीजोड्रम जो है इनका निर्माण हो जाता है। लगभग 20वें दिन जो है वो तंत्रिका भवन यानी कि न्यूरिलेशन की क्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तंत्रिका जो उत्तक है उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। 28वां दिन जो गर्भावधि का जो 28वां दिन होता है, इस दिन जो है वो हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है कि जो गर्भावधि का जो 28वां दिन होता है, लगभग जब 1 महीना पूरा होने वाला होता है 28वां दिन, तो इस दौरान जो है वो गर्भस्थ शिशु जो है इसके हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है और इस दौरान इसकी हार्ट बीट जो है वो लगभग 113 बीट पर मिनट
यानी कि इस समय जो है इसकी धड़कन जो है वो 1 मिनट के अंदर लगभग 113 बार होती है, जबकि एक वयस्क मनुष्य के अंदर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 72 टाइम्स पर मिनट होती है, यानी कि 72 बार जो है वो 1 मिनट के अंदर धड़कता है। लेकिन अगर हम बात करें गर्भस्थ शिशु की तो हम ये कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु के अंदर जब गर्भावधि का 28वां दिन होता है, लगभग इस दौरान इसका हृदय जो है वो धड़कना स्टार्ट कर देता है और इस समय इसके हृदय की धड़कन जो है वो लगभग 113 बीट पर मिनट होती है। इसी दौरान जो है वो इस गर्भस्थ शिशु के अंदर ग्रसनी चाप का निर्माण हो जाता है और साथ में एम्ब्रियो के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो उसकी मात्रा के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है कि जब शिशु गर्भ के अंदर होता है, गर्भस्थ शिशु यानी कि गर्भाशय के अंदर होता है, तो उस दौरान इसके चारों ओर जो है वो एक एमनियन झिल्ली पाई जाती है और इस एमनियन झिल्ली के अंदर एमनियन केविटी या एमनियन गुहा पाई जाती है, जिसे उल्ब भेदन गुहा भी कहा जाता है, उल्ब गुहा। और इस एमनियन जो केविटी है इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव कहते हैं। तो इसकी मात्रा के अंदर क्या होती है, बढ़ोतरी होती है और इसी एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा को लेकर के जो है वो गर्भस्थ शिशु के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार की विकृतियों की भी जांच की जाती है, ठीक है, और इसके आधार पर जो है वो लिंग का निर्धारण भी कर दिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस जिसे कहते हैं, उल्ब भेदन की तकनीक। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे कि तीसरे से छठे सप्ताह की जो गर्भावधि है इस दौरान क्या हो जाता है, एक तो ग्रसनी चाप का निर्माण हो जाता है और साथ में भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक जो द्रव है इसकी मात्रा के अंदर बढ़ोतरी होने लगती है और साथ के साथ जो है वो गर्भस्थ शिशु का जो मस्तिष्क है इसका भी तेजी से विकास होना प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान गर्भस्थ शिशु के अंदर लंग्स और इसकी किडनी जो है वो भी दिखाई देने लगते हैं, यानी कि इनका डेवलपमेंट भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये सारा विकास कब होता है, तीसरे से लेकर के छठे सप्ताह की जो गर्भावधि है उस दौरान। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो छठे से लेकर के 8वां वीक जो है, छठे से लेकर के 8वां जो सप्ताह है, इस दौरान गर्भस्थ शिशु के अंदर किन किन संरचनाओं का विकास होगा, तो हम देखते हैं कि इस दौरान जो है वो बाहरी कर्ण उभरने लगते हैं, यानी कि बाहर की तरफ से जो दिखाई देने वाला कानों का भाग जो होता है जिसे कर्ण पिन्ना या बाह्य कर्ण कहते हैं, वो उभरने लगते हैं, यानी कि उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और साथ के साथ इसके लीवर के अंदर, यकृत के अंदर आरबीसी का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां से स्टार्ट होता है, लीवर से, यानी कि यकृत से। और बाद में अगर बात करें वयस्क अवस्था के दौरान तो उस दौरान जो है वो बोन मैरो से होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि छठे से 8वें सप्ताह के अंदर लीवर के अंदर आरबीसी का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और लगभग छठा जो वीक होता है, छठा सप्ताह है, तो इस दौरान जो है वो डायफ्राम का भी निर्माण हो जाता है जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग अलग करने का कार्य करता है। 7वें सप्ताह के दौरान कोहनियाँ और अंगुलियां दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है और साथ में अस्थियों का निर्माण होना भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बोन्स जो है उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। कब, 7वें वीक। अब अगर बात करें 8वें सप्ताह की, तो 8वें सप्ताह के अंदर अगर हम बात करें तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो भ्रूण है उसके अंदर, मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली लगभग संरचनाएं जो है वो विकसित होना प्रारंभ हो जाती है और इसके कारण जो अब ये गर्भस्थ जो शिशु था, जो एम्ब्रियो था, ये एक मनुष्य का छोटा आकार जो है वो ले लेता है, यानी कि देखने पर लगता है कि ये मनुष्य जैसा ही है। तो इस अवस्था के अंदर अब इसको गर्भ या फीटस कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि गर्भस्थ शिशु को गर्भ या फीटस कहना कब प्रारंभ करेंगे, तो हम इसको गर्भ या फीटस कहना प्रारंभ करेंगे 8वें सप्ताह के अंदर। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो एम्ब्रियो है वो एक छोटे मनुष्य के आकार का हो जाता है, तो इसलिए अब इसके लिए टर्म यूज करते हैं गर्भ या फीटस। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसी दौरान इसका हार्ट जो है वो अपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है।
और जिसकी स्टार्टिंग के अंदर जो हार्ट बीट थी 113 बीट पर मिनट, जो कि 28वें दिन थी गर्भावधि के, अब वो हार्ट बीट जो बढ़ करके 167 बीट पर मिनट यानी कि 167 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। अब और इस दौरान अब जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि लगभग 80% जो भ्रूण हैं उनके अंदर दाहिना हाथ जो है वो क्रियाशील हो जाता है, इनकी राइट हैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। और बाकी बचे हुए जो 20% हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनके अंदर जो है वो इनका बायां हाथ जो है वो क्रियाशील हो जाता है। यानी कि कौन सा शिशु जो है वो आगे चल करके लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा, तो कुछ हद तक इसका निर्धारण जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है इस दौरान ही हो जाता है। कि अगर हम बात करें 8वें वीक की तो हम देखते हैं कि इस दौरान लगभग 80% जो भ्रूण हैं उनके अंदर दाहिना हाथ जो है वो इसका क्रियाशील हो जाता है या फिर बायां हाथ क्रियाशील होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दाएं या बाएं हाथ के व्यवहार का प्रथम साक्ष्य यानी कि प्रथम जो प्रूफ है वो हमें यहीं पर मिल जाता है। इसके बाद 8 सप्ताह का जो भ्रूण होता है वो अब गर्भाशय के अंदर करवट लेने लगता है, ठीक है। और इस दौरान अब इसके अंदर इसके आंख की जो पलकें हैं वो भी विकसित होने लगती हैं और साथ में इसके अंदर पाए जाने वाले लगभग 90% संरचनाओं का विकास हो जाता है, प्रौढ़, ठीक है। तो हमने देखा कि ये 8वां जो वीक है इसके अंदर क्या हुआ, एक तो भ्रूण करवट लेने लग गया, साथ में आंख की पलकें जो हैं वो विकसित होने लग गई और इस दौरान जो एक प्रौढ़ या वयस्क मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं उनका लगभग 90% जो संरचनाएं हैं वो उनका विकास जो है वो अब कंप्लीट हो चुका होता है 8वें वीक के दौरान। इसके बाद अब आगे बात करते हैं 9वें से लेकर के 12वें सप्ताह तक। अगर 9वें से 12वें सप्ताह की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि 9वें सप्ताह के अंदर जो गर्भस्थ शिशु है वो अपना अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है और इसके हाथों और पैरों के अंदर गतियां होना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि गति संभव होती है, उनमें थोड़ी हलचल आने लगती है, पलकें जो है वो बंद हो जाती हैं और कंठों के अंदर वाक रज्जु का विकास होना प्रारंभ हो जाता है जिनसे आगे चल करके ध्वनि निकलती है। और इसी दौरान बाह्य लिंग जो है उनका विकास भी प्रारंभ हो जाता है और इन्हीं बाह्य लिंगों को देख करके या इन लिंग के आधार पर जो है वो हम गर्भस्थ शिशु के लिंग का भी पता लगा सकते हैं कि वो नर के रूप में विकसित होगा या मादा के रूप में विकसित होगा, लेकिन इसका पता लगाना जो है वो एक इल्लीगल कार्य है। आगे बात करते हैं, क्योंकि ये इल्लीगल है क्योंकि इसके कारण जो है वो कन्या भ्रूण हत्या को जो है वो बढ़ावा मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें 10वें से लेकर के 11वें सप्ताह की तो हम देखते हैं कि इस दौरान अंगुलियों के निशान और उनके ऊपर जो है वो नाखून जो है यानी कि हमारे जो नेल्स हैं उनका विकास हो जाता है और लगभग 11वें सप्ताह के अंत तक नाक और होठ भी जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 9वें से लेकर के 12वें सप्ताह तक की जो गर्भावधि है इस दौरान 9वें सप्ताह के अंदर गर्भस्थ शिशु जो है वो अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है और इसके हाथों और पैरों के अंदर गतियां संभव हो जाती हैं, पलकें बंद होती हैं और साथ में इसके कंठों में वाक रज्जु का विकास प्रारंभ हो जाता है। साथ में यहाँ पर बाह्य लिंग जो है वो भी विकसित हो जाते हैं जिनके आधार पर हम नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। और 10वें और 11वें सप्ताह के अंदर अंगुलियों के निशान और इन अंगुलियों के ऊपर नाखून जो है वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं और 11वें सप्ताह के अंत तक नाक और होठ जो है वो भी क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जिसके अंदर हमने देखा था कि गर्भावधि के दौरान 9वें से लेकर के 12वें सप्ताह तक भ्रूण के अंदर किन किन संरचनाओं का विकास हो जाता है। 9वें से 12वें सप्ताह तक हमने देख लिया था। 12वें सप्ताह का मतलब हमने जो अध्ययन कर लिया था वो लगभग 3 महीने का कर लिया था, क्योंकि 4 सप्ताह का जो है वो लगभग 1 महीना होता है, तो 12 सप्ताह का मतलब लगभग 3 महीने के अंदर गर्भस्थ शिशु के अंदर किन किन संरचनाओं का विकास हो जाता है। यानी कि प्रथम तिमाही जो है
इस दौरान कौन कौन सी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करते हैं तीसरे महीने से लेकर के चौथे महीने तक का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान गर्भस्थ शिशु के अंदर किन किन संरचनाओं का विकास होता है इसके बारे में। अगर मैं तीसरे से चौथे महीने की गर्भावधि की बात करूं तो मैं कहूंगा कि इस दौरान जो है वो गर्भस्थ शिशु के मुख के अंदर स्वाद कलिकाएं जो हैं उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और साथ में जो है वो इस दौरान गर्भस्थ शिशु जो है वो प्लेसेंटा आदि के माध्यम से अपनी माता के शरीर से ग्रहण की गई ग्लूकोज का अपनी आंत्र के अंदर पाचन करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर ध्यान देना कि तीसरे से चौथे महीने तक की गर्भावधि की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि इस दौरान जो गर्भस्थ शिशु है वो अपने माता के शरीर से प्लेसेंटा आदि के माध्यम से ग्रहण की गई जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का अपनी आंत्र यानी कि गर्भस्थ शिशु की जो आंत्र है उसके अंदर पाचन करना प्रारंभ कर देता है। और जब ये इस ग्लूकोज का पाचन करता है तो इसके परिणाम स्वरूप इस शिशु के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में या इसका जो मल है इसका निर्माण होता है, और इस दौरान इस शिशु के द्वारा जो निष्कासित मल या जो अपशिष्ट पदार्थ है इसके लिए एक टर्म यूज में ली जाती है और वो है मिकोनियम। तो मिकोनियम क्या है? गर्भस्थ शिशु के द्वारा उत्सर्जित मल। तो हमने देखा कि जो गर्भस्थ शिशु है वो क्या करता है, ग्रहण की गई ग्लूकोज को आंत्र में पचाता है और इस दौरान शिशु द्वारा निष्कासित जो मल है उसको नाम दिया जाता है मिकोनियम। तो मिकोनियम क्या है? गर्भस्थ शिशु द्वारा निष्कासित मल। अब आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें गर्भस्थ शिशु की तो हम देखते हैं कि बालिका जो गर्भस्थ शिशु है यह नर गर्भस्थ शिशु की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होती है। यानी कि अगर गर्भस्थ शिशु की हम बात करें गर्भावधि के दौरान तो उस दौरान अगर हम देखते हैं कि गर्भस्थ शिशु अगर फीमेल है, बालिका है, तो वो मेल शिशु की तुलना में क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। और इस दौरान कौन सी, 3rd से 4th महीने के दौरान दांतों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि दांतों का निर्माण हो जाता है, कि मसूड़ों से जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे दांत, लेकिन मसूड़ों के अंदर ही जो है वो दांतों का निर्माण होना जो है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद इस दौरान माँ को स्पष्ट रूप से शिशु की हलचल का पता लगने लगता है कि इस समय, कौन से समय, 3रे से लेकर के 4थे महीने तक की जो गर्भावधि होती है, इस दौरान गर्भस्थ शिशु जो है वो अब इतना एक्टिव हो जाता है कि उसकी हलचल का जो माता है इसको स्पष्ट रूप से पता लगने लग जाता है, और इस हलचल का जो पता चलता है इसे नाम दिया जाता है क्लिकनिंग। ठीक है, क्या नाम देते हैं? क्लिकनिंग। मिकोनियम गर्भस्थ शिशु द्वारा उत्सर्जित मल, और क्लिकनिंग का मतलब जो गर्भस्थ शिशु की हलचल है जिसका एहसास माता को होता है उसको कहा जाता है कि माँ को स्पष्ट रूप से शिशु की हलचल का पता लगने लगता है, और इस हलचल को क्या कहेंगे हम? क्लिकनिंग कहेंगे। नेक्स्ट, 4थे से 6ठे महीने तक की जो गर्भावधि होती है इस दौरान, तो 4th से लेकर के 6 मंथ तक की जो गर्भावधि है यानी कि जो दूसरी तिमाही है, ठीक है, इस दौरान क्या होता है, श्वास नलिकाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। गर्भस्थ शिशु जो है इस दौरान चारों ओर से एक सफ़ेद रंग के द्रव के द्वारा ढका हुआ रहता है, और इस सफ़ेद द्रव को नाम दिया जाता है वर्निक्स। ठीक है, तो हमने अभी 3 टर्म्स के बारे में देखा। मिकोनियम, मिकोनियम का मतलब होता है गर्भस्थ शिशु के द्वारा उत्सर्जित मल या उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ। क्लिकनिंग, क्लिकनिंग का मतलब होता है गर्भस्थ शिशु के द्वारा की गई हलचल जिसका एहसास माता को होता है। और वर्निक्स, वर्निक्स का मतलब जो है वो, इसका अर्थ होगा कि गर्भस्थ शिशु जो है वो चारों ओर से एक सफ़ेद रंग के द्रव पदार्थ के द्वारा ढका हुआ रहता है, और ये द्रव पदार्थ क्या कहलाता है? वर्निक्स कहलाता है। यानी कि गर्भस्थ शिशु जो है वो एक सफ़ेद द्रव से ढक जाता है, और इस सफ़ेद द्रव को क्या कहेंगे हम? वर्निक्स कहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो इस दौरान कौन सी, जो दूसरी तिमाही है, 4थे से लेकर के 6ठे महीने की जो गर्भावधि है, इस दौरान
गर्भस्थ शिशु के अंदर आंतरिक कर्ण जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और जब आंतरिक कर्ण पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो इसके कारण अब शिशु जो है वो उच्च ध्वनि तीव्रता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने लगता है। यानी कि अगर बाहर कोई तेज आवाज होती है उच्च तीव्रता की, तो उस तीव्रता के उस उच्च तीव्रता की ध्वनि के प्रति जो है वो गर्भस्थ शिशु जो है वो अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने लगता है। छठे महीने तक, यानी कि जब दूसरी तिमाही कंप्लीट होती है उस दौरान छठे महीने तक गर्भस्थ शिशु के सिर पर बाल उगने लगते हैं और साथ में इस दौरान त्वचा पर विभिन्न ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। जो त्वचा के ऊपर उपस्थित जो कई प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उनका डेवलपमेंट भी जो है वो छठे महीने तक जो है वो प्रारंभ हो जाता है और साथ में इस दौरान फेफड़ों के अंदर सांस लेने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी तिमाही की, यानी कि जो अंतिम 3 महीने हैं गर्भावधि के, छठे महीने से लेकर के जन्म तक, यानी कि लगभग 9 मंथ तक, इसके बारे में अगर बात करें तो हम कहेंगे छठे महीने जो है वो 6 मंथ के अंदर शिशु जो है वो अपनी पलक झपकने लगता है और साथ में इस दौरान इसके मस्तिष्क का जो है वो भी तेजी से विकास होता है और 7वें महीने के दौरान इसकी आंखों के अंदर अश्रु ग्रंथियों का विकास हो जाता है और साथ में त्वचा के नीचे भूरी वसा जो है, ब्राउन फैट जो है, इसका जमना प्रारंभ हो जाता है। और ये ब्राउन फैट जो है वो क्या करती है कि जब ये बच्चा जन्म लेकर के बाहर आएगा तो उस दौरान इसके बच्चे के शरीर का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, यानी कि तापमान को नियंत्रित करने का जो कार्य किया जाता है वो इस ब्राउन फैट के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस दौरान क्या होता है, त्वचा के नीचे भूरी वसा का निर्माण होने लगता है जो जन्म के बाद ताप नियंत्रण में सहायक है। और अंत में जब गर्भावधि पूर्ण हो जाती है, यानी कि गर्भस्थ शिशु का विकास कंप्लीट हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के प्लेसेंटा यानी कि जो अपरा है, इससे एस्ट्रोजन का स्रावण होता है और जिसके कारण अब माता के शरीर के अंदर प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है और जिसके बाद फिर अब प्रसव की क्रिया के द्वारा इस गर्भस्थ शिशु का नवजात शिशु के रूप में क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो ये था ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।